90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस समय हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं खास मेहमान, एफआरआई में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरबी सिंह साहब। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। धन्यवाद। सर, आप एग्रो फॉरेस्ट्री की संभावनाओं को देखते हैं। उत्तराखंड में कितनी संभावना है एग्रो फॉरेस्ट्री? बहुत अच्छा सवाल है आपका। इसमें मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एग्रो फ़ॉरेस्ट्री क्या होती है? एग्रो फ़ॉरेस्ट्री को हम एक आम भाषा में हम कृषि वानिकी कहते हैं। यानी हम जो हमारी पारंपरिक कृषि फसलें हम लेते हैं, उसके साथ-साथ हम वन वृक्षों को भी उनको उगाते हैं। तो वन वृक्षों के साथ में हम कृषि फसलों को एक ही इकाई भूमि पर हम उगाते हैं, उसी को हम कहते हैं। तो कृषि वानिकी के बारे में जैसे आपने कहा कि यहाँ उत्तराखंड में क्या संभावनाएं हो सकती हैं। उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड में बहुत विभिन्न प्रकार की हमारी भूमि कैटेगरी है और उन कैटेगरियों में हम कौन सा वृक्ष लगाना चाहिए जिससे हमें अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके और हमारी किसानों की आय बढ़ सके इस कृषि वानिकी के द्वारा। तो इसमें बहुत अपार संभावना है। मेरा जो पर्टिकुलरली मेरा जो काम है वो है, हम ऊसर भूमि में और पड़ती भूमियों में हम कृषि वानिकी को बढ़ावा दें, जिससे हम उन ऊसर भूमियों का एक सतत उपयोग करके उसमें से हम अधिक से अधिक उत्पादन कर सकें और उनसे हम किसानों की आय को बढ़ा सकें। अब उत्तराखंड में ऊसर भूमि बहुत कई कैटेगरी की होती हैं। चारागाह वन भूमि होती है, या आपकी सलाइन या क्षारीय भूमि या अम्लीय भूमि होती है, सलाइन एल्कली सॉइल होती है जिसको हम कहते हैं, या दलदल पहाड़ी भूमि, ढलानी वाली भूमि होती है। इस तरह की कई भूमि होती हैं, तो हम उन भूमियों को सही सदुपयोग कर सकें। अब इसमें आपने कहा कि उसकी अपार संभावनाएं, एक तो हमारे एक बांस प्रजाति होती है जो उत्तराखंड में बहुत अच्छी तरह पाई जाती है और हम इस तरह की भूमियों पे हम बांस का भी उत्पादन करते हैं। बांसों के साथ में हम तमाम कृषि फसलों को भी लेते हैं, चाहे हम गेहूं को भी लें या हम मूंग को भी ले लें या अन्य दलहनी फसलें हैं वो हम बांस के साथ भी उगा सकते हैं। दूसरा, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में भीमल है, कचनार है, इन प्रजातियों को भी हम कृषि फसलों के साथ में ले सकते हैं। भीमल एक बहुउद्देशीय वृक्ष है जिससे हम उससे रेशा भी लेते हैं और उससे चारा भी निकाल लेते हैं। साथ में हम भीमल के से हम बालों को धोने के लिए भी एक शैम्पू भी बनाते हैं भीमल से, तो वो भी हम कर लेते हैं। तो इस तरह से हम भीमल का बहुत सदुपयोग कर सकते हैं और साथ में ही हम कृषि फसलों को भी ले सकते हैं एक ही इकाई भूमि पर। यानी कृषि फसलों के साथ में हम भीमल प्रजाति को भी लेने से किसान की एक अतिरिक्त आमदनी उससे अर्जित की जा सकती है किसान को, तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है। उत्तराखंड में मैं जब पहाड़ के इलाकों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं देखता हूँ कि उन्होंने अपनी भूमि को खाली छोड़ा हुआ है और उनका एक कहना होता है कि साहब ये जो है जो जंगल से जो पशु आते हैं, जो जानवर आते हैं, वो हमारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में लोगों ने केवल अपने घर के आसपास की भूमि पर ही खेती की है। जो भूमि खाली पड़ी है, उसका सदुपयोग हम किस तरह से कर सकते हैं? जैसा कि आपने बताया कि भीमल की खेती आप कर सकते हैं, भीमल के पेड़ लगा सकते हैं, उससे आर्थिक उन्नयन हो सकता है। क्या कोई ऐसा प्लान है, ऐसी संभावनाएँ हैं कि किसान और भी, जैसे आप एग्रो फ़ॉरेस्ट्री पे काम कर रहे हैं सर, तो क्या किसान और भी कोई विकल्प हैं जिनके आधार पर किसान अपनी आर्थिक उन्नति कर सकें? बहुत अच्छा सवाल है आपकी। जो उत्तराखंड में एक पलायन की बड़ी बहुत विकट समस्या है और उसका कारण यही है कि किसान को एक तो जंगली जानवरों से नुकसान होता है फसलों को। इस पे हमारे जो वन विभाग के डिपार्टमेंट है वो उस पे इस चीज़ को संज्ञान ले सकता है। हमारा जो काम करना है वो हमारा रिसर्च से संबंधित काम है। इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि कुछ ऐसी प्रजाति जैसे बांस है, आप बांस लगा लेंगे तो बांस को जंगली जानवर इतना नुकसान नहीं पहुंचाते और बांस जो है ना 3 से 4 वर्ष में ही पैदावार दे देता है और उसको किसान काट के बेच सकता है। आजकल बांस पे कोई प्रतिबंध भी नहीं है और बांस में इस भी एक सरकार से एक अनुदान भी मिल जाता है
और उसको काटने में, लगाने में उसमें कहीं कोई रोक-टोक नहीं है। और उसका आजकल बाँस का उपयोग बहुत है। बाँस का उपयोग इतना है कि बहुत से फर्नीचर बनाने में, टोकरी बनाने में, ऑर्नामेंट चीज़ें कुछ बनाने में बाँस का काफ़ी उपयोग, चटाई बनाने में बहुत सा उपयोग होता है। तो किसान को एक अतिरिक्त एक काम मिल जाता है, उससे आमदनी उसकी अतिरिक्त हो जाती है। तो एक तो बाँस का हो गया। दूसरा विकल्प आपने कहा कि हम कुछ ऐसे बहुउद्देशीय वृक्षों को हम कृषि फसलों में ले सकते हैं, जिससे कि हमारे कई उद्देश्य उससे पूर्ति हो जाए। चाहे हम उससे लकड़ी भी मिल जाए, हमें उससे चारा भी मिल जाए, हमें उससे दवाइयाँ के रूप में भी मिल जाए, हमें उससे और अन्य जो बाई प्रोडक्ट हैं जो पेड़ों से मिलते हैं, चाहे गोंद है या कुछ दूसरी रेशे हैं, इस तरह की चीज़ें भी हम उनसे ले सकते हैं। तो इसमें हम एक गमार की प्रजाति पे भी हम काम कर रहे हैं, जिसको हम मेलाना आर्बोरिया के नाम से जानते हैं, और बहुत ही मल्टीपर्पज़ ट्री स्पीशीज़ है, बहुउद्देशीय प्रजाति है, जिसको तेज़ी से बढ़ने वाली प्रजाति है। बहुत करीब 7 से 8 साल में ही वो पेड़ जो ना परिपक्व हो जाता है, उसको किसान काट के अपने खेत में काट के अपनी आमदनी को बढ़ा सकता है, और साथ में फसल तो ले ही रहा है। गमारी से हम बहुत से बाई प्रोडक्ट बना लेते हैं, चाहे हम टिम्बर के रूप में भी हम बना लेते हैं, चाहे हम प्लाईवुड के रूप में भी, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज में भी उसका उपयोग है। दूसरा, इसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत है। जो बाजार में 10 मूला रेस्ट के नाम से जो दवाई मिलती है, उसको उसकी एक एक जड़ जो उसकी पड़ती है वो गमारी पदार्थ मतलब प्लांट की पड़ती है। तो अगर उसमें 10 मूला रेस्ट में दवाइयों के काम में लेना है, या आपके पेट का डिसऑर्डर है, बहुत से लीवर के इन्फेक्शन है, यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन है, उसमें बहुत काम आता है। सिर दर्द होता है या इस तरह की उन चीज़ों में उनकी पत्तियों का लेप लगाने से भी काम में आता है। तो दवाइयों में बहुत उसका उपयोग है। तो इस तरह से उस गंवारी प्रजाति को भी आप किसान भाई अपनी कृषि भूमि पर और कृषि फसलों के साथ में आप उसको ले सकते हैं। तो इससे बहुत अतिरिक्त आमदनी हो सकती है। बहुत बढ़िया बहुउद्देशीय वृक्ष है ये। सर, जैसा कि आपने बताया कि बहुत संभावनाएं हैं एग्रो फॉरेस्ट्री में पहाड़ में, क्योंकि क्लाइमेट उस हिसाब से है, भूमि उस हिसाब से है, मिट्टी उस हिसाब से है। पर हम देखते हैं कि इस दिशा में काम बहुत कम हुआ है। क्या लोगों को अवेयर नहीं किया जा रहा है या जागरूकता के लिए कार्यक्रम है? ये बहुत मतलब सार्थक सवाल है आपका कि कोई भी कार्य करने के लिए हमें एक जागरूकता बहुत ज़रूरी होती है कि किसी काम को करने के लिए हमें लोगों में एक जागरूकता पैदा करनी चाहिए। तो इसके लिए हमारे संस्थान के द्वारा भी समय-समय पे हम लोग ऑल इंडिया रेडियो टॉक भी करते रहते हैं। वो भी हमारा वैज्ञानिक लोग अपनी-अपनी उपलब्धियों को ऑल इंडिया रेडियो के थ्रू हम किसानों को या आम जनता तक हम पहुँचाते हैं। और हमारा टीवी टॉक भी होता है, वो भी हम करते हैं। साथ ही हमारे बीच-बीच में प्रकाशंस भी निकलते रहते हैं। और हम कोई भी परियोजना का हम एक पम्पलेट के रूप में भी हम निकालते हैं। वो भी हम जब किसान के बीच में हम जाते हैं वो उनको देते हैं, और छोटे-छोटे हम प्रोग्राम भी करते हैं, हम ट्रेनिंग भी करते हैं, हम एग्जीबिशन भी लगाते हैं, हम मेला भी लगाते हैं। तो ये सारे अवेयरनेस की हमारी एक्टिविटी हमारी संस्थान में चलती रहती है। तो ये हम लोगों तक हम अपनी जो भी हमारे रिजल्ट के निष्कर्ष निकलते हैं परियोजनाओं के, हम वहाँ तक वो पहुँचाने का काम करते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि जागरूकता के कार्यक्रम भी चलाते हैं और लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उनको प्रेरित करते हैं कि आप इस तरह की वनस्पतियों को उगाइए और जिससे आपकी आर्थिक तरक्की होगी। सर, एक सवाल और बनता है। सवाल ये है कि प्रोडक्शन हो गया, मार्केटिंग के लिए बाजार कहाँ मिलेगा? क्या उसमें भी मदद करते हैं? ये बहुत ही उपयोगी सवाल है आपका, क्योंकि हम जब आम जनता के बीच में जाते हैं तो वो सवाल वहीं आकर के मार्केट का अटकता है, और उसमें सभी लोग काम करने के लिए आगे आने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उनको जब मार्केट नहीं मिलता है तो अपने बाई प्रोडक्ट को नहीं बेच पाते। लेकिन आजकल इंटरनेट का ज़माना है, और डिजिटल मीडिया पे आजकल बहुत से ऐसे मार्केट अवेलेबल हैं, बहुत से ऐसे ऐप बन गए हैं, इनके थ्रू भी मार्केट मिल जाता है, और लोकल मार्केट भी रहते हैं जिनसे लोकल मार्केट के थ्रू। तो इस तरह से अलग-अलग प्रोडक्ट के, चाहे वो टिम्बर से संबंधित हो, चाहे वो नॉन टिम्बर से संबंधित हो, या अलग कृषि फसलों के प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट हो, उनकी अलग-अलग मंडी हैं,
और वो आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सरकार भी उसके लिए काफ़ी प्रयासरत है, वो उस पर काम कर रही है। बहुत सही जानकारी दी है सर आपने। लेकिन एक जो महिलाएँ हैं, क्योंकि मैंने देखा है पहाड़ में कि जो कृषि है वो महिलाओं पर निर्भर करती है। एक महिला के सशक्तिकरण में कितनी भूमिका है एग्रो फ़ॉरेस्ट्री की? ये बहुत बड़ी भूमिका होती है महिलाओं के लिए, क्योंकि कृषि वानिकी एक स्वतः ही रोजगार उत्पन्न करती है। कृषि वानिकी में आप बच्चे से लेकर के बड़ों तक सबके लिए काम रहता है। चाहे जैसे वो किसी ने बांस लगाया है तो बांस में हम पूरे परिवार को भी उसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं रोजगार के लिए। महिलाएं उसमें बहुत ही बढ़ चढ़ के भाग ले सकती हैं, तो महिलाओं के लिए बांस उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा है। या जैसे हम गमारी या मेलाना आर्बोरी की बात कर रहे हैं, तो पल्प पेपर इंडस्ट्रीज में भी काम आता है। उसमें भी डिफरेंट ऑर्नामेंट्स के बाई प्रोडक्ट बनते हैं उस गमारी के पौधे से। उस समय भी घरों में लगाने वाले सजावट वाले सामान बनते हैं। तो उसमें महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकती हैं, उनके लिए काफी एक आय का स्रोत बन सकता है। चलते-चलते सर एक अंतिम सवाल ये है कि आप एग्रो फ़ॉरेस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं और जब प्रोडक्ट तैयार हो जाता है, खेती तैयार हो जाती है, तो मार्केटिंग की समस्या भी आती है। क्या हम कुछ छोटे-छोटे कुटीर उद्योग लगाकर हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि जो है आप बाँस से ये प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, आप इस छाल से ये प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलते हैं सर? हाँ, ये मैंने आपको शुरू में भी बीच में अभी आपका एक सवाल था, मैंने उसमें बताया था कि हमारे संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलते हैं और उनको बाई प्रोडक्ट बनाने का भी प्रोडक्ट चलता है। जैसे बाँस के प्रोडक्ट में भी हमारे यहाँ सीएफटी एक यूनिट है, जिसमें हम वहाँ पे कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, उसमें हम किस तरह से बाँस के विभिन्न प्रोडक्ट बनते हैं, वो हमारे यहाँ अभी हमने एक बाँस परियोजना के अंतर्गत हमने बहुत से कारीगरों को बुला करके बरेली से, और उनमें हमने यहाँ के लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को जोड़ करके एक बाँस की बहुत बड़ी प्रशिक्षण अभी किया है हमने। हम एग्जीबिशन लगाते हैं उन्हीं प्रोडक्टों को लगा करके, तो लोगों को वो एक अवेयरनेस पैदा होती है। हम मेला भी लगवाते हैं, हमने मेला पिछले साल हमने लगाया तो वहाँ बहुत सी महिलाओं को जोड़ा था, और वहाँ क्या क्या बाई प्रोडक्ट बन सकते हैं वो हमने वहाँ पे मेला में प्रदर्शित किए थे। इस तरह से हमारे संस्थान द्वारा बीच में प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, एग्जीबिशंस होती हैं, तो ये सब हम इसी प्रचार प्रसार के लिए हम काम करते रहते हैं। सर बहुत सही जानकारी आपने दी है और अभी हम बात कर रहे थे एफआरआई में वरिष्ठ वैज्ञानिक आरबी सिंह जी से। सर आपसे हमें बहुत सारी जानकारियां मिली हैं और आप हमारे स्टूडियो में आए हैं सर, आपने समय दिया है, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। इस कार्यक्रम के संबंध में अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ 9411392967।